Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी लाइव सुपर चैट के साथ ताहिर गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा ब्रेन बस में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हालात हाजरा के जो करंट अफेयर्स के बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे सामने हैं। हमारा फोकस कनाडा में बैठे हुए भी साउथ एशिया होता है और हम साउथ एशिया में पीस चाह रहे होते हैं। वो सारी बातें आपके साथ होंगी और जब साउथ एशिया में पीस की बात हो तो कश्मीर सरे फहरिस्त आता है। पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं मौका मिला तो उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अमेरिका में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो आपके सामने हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आखिर में उसको भी टच करें। कनाडा में भी बातचीत हो रही है किसी भी शायद मुमकिना इंटरिम इलेक्शन की, लेकिन वो भी रडार पे नहीं है। और इसके साथ साथ जो हमारा एजेंडा है, लोडेड एजेंडा है, वो है कश्मीर की पॉलिटिक्स। कश्मीर की पॉलिटिक्स इस वक्त गर्मा गर्म है और सुपर चैट लाइव में आप देख रहे हैं हमें एज़ यूजुअल। ब्रेन बस हर फ्राइडे को रात के 10 बजे भारतीय समय के मुताबिक 9:30 PM पाकिस्तानी समय के मुताबिक आता है। और इसके साथ साथ हम और भी मुद्दे जो हैं वो बातचीत में शामिल करेंगे। सुपर चैट मेरी और डॉक्टर शारदा साहब की जो फ्राइडे की होती है वो सिर्फ हमारी आपस में नहीं होती, वो आपके साथ भी होती है और आपकी हमारे साथ होती है। आपके कमेंट्स, आपके कंसर्न्स और आपकी कंट्रीब्यूशन हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ख़ास तौर पर हमें paypal.me/tagtv international पर 24/7 365 डेज अ ईयर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आपकी ये जो भी आपका साथ है उससे हम अपने साथ को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगा, हम तो बहुत छोटे मीडिया आउटलेट हैं इस वक्त। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे चले जाइए, CNN की वेबसाइट पे चले जाइए, किसी भी बड़े से बड़े मीडिया की आउटलेट पे चले जाइए, वो सभी कहते हैं कि हेल्प अस सपोर्ट अस। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि नैरेटिव की इस वार में हमें एक दूसरे का साथ कितना चाहिए। डॉक्टर रणवीर शारदा साहब खुश आमदेद सर जी। सूरत हाल बड़ी गर्मा गर्म है कश्मीर में ख़ास तौर पर। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों का करते हैं प्यार से स्वागत। आपने बात की साउथ एशियन के हमारा कंसर्न होता है क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए हैं। हमारा कभी भी कंसर्न जब तक हम जिंदा हैं, हमारी आने वाली जनरेशन्स का उनके साथ कंसर्न हो या ना हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमारा कंसर्न उनके साथ बहुत है। आपने कश्मीर का तो जो इशू है हाँ जी, उसको बहुत गर्मी से लिया। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जो चाइना के प्रेसिडेंट जी ने बयान दिया है हाँ जी 2 दिन पहले, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो वर्ल्ड के साथ कंसर्न है। और उसको मैं जोड़ूंगा जब उस पर हम आएंगे कि किस तरीके से हिटलर के टाइम पे हिटलर को दुनिया नहीं रोकी। अगर रोक देती तो शायद ये 80 मिलियन लोग ना मरते। इसी तरीके से जी साहब जो पिछले 1 साल से लगातार चला रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के लुटेरे, आपने कहा कश्मीर के लुटेरे, तो एक वीडियो पहले देख लेते हैं। कश्मीर के डाकू या कश्मीर के लुटेरे। तो हमारे प्रोड्यूसर शेम लखनपाल जी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें अलायंस है उन 2 बड़ी फैमिलीज़ का, एक बार फिर जो एक दूसरे के खिलाफ रहे। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, मैं मानता हूँ। पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। फैसला किया है कि ये जो गुप्कार डिक्लेरेशन है इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस
फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसका नाम है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक़ दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी काबिल उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फ़ौरन, और वो सारे लोग, सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस जम्मू कश्मीर के मसले में, उनसे बातचीत से ये मसला हल किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने टाइटल दिया इस फिल्म का कश्मीर के लुटेरे। वीडियो आपने देखा, कल ही इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर बना ना जी, जहाँ पर रहते हैं सबसे बड़े मतलब इसके लुटेरे, हाँ जी, बड़े अब्दुल्ला साहब, उनके घर का रेजिडेंस का नाम है गुपकर जी। तो अब वहाँ पर सबको इकट्ठा कर लिया। पिछले 1948 में इनके पिताजी जो थे शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी। वो पता नहीं कैसे नेहरू ने उसको जेल में डाल दिया 53 में। उनकी बनती नहीं थी आपस में कभी, पर्सनैलिटी क्लैशेस थे बड़े किसी वजह से। लेकिन बाद में दोबारा कांग्रेसियों ने इन्हीं फैमिलियों को आगे लेके आए, राइट, जिनके बीच में एक दो और डिफरेंट आदमी भी आए। लेकिन बेसिकली लगातार 48 से लेके आज तक ये जो दो फैमिली है, वैसे तो इसके बीच में नाम CPM का भी आता है, गिलानी का भी आता है, औरों का भी आता है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये दो पार्टी जो है जिन्होंने राज किया, इनकी वैल्यू है। तो बात करें मुफ्ती फैमिली की और बात करें अब्दुल्ला फैमिली की, इनके पास इतना पैसा है, इतने पास इनकी प्रॉपर्टी है। हिंदुस्तान में तकरीबन हर बड़े शहर में, बॉम्बे, दिल्ली, जी, श्रीनगर और इंग्लैंड में इन सब की बड़ी प्रॉपर्टी है। तो जब ये लोग जो हैं, जब इनको ये नज़र आता है कि अब तो हम फ्री हो गए, हमारा जो दाव पेच चलता था कि किस तरीके से हमने लगातार लूटना है, तो तब ये बात करते हैं अगस्त 5, 2019 की। अरे भाई, अगस्त 5, 2019 को जो काम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था वो उस दिन किया। मैं चाहे पॉलिटिकली किसी भी पार्टी से एग्री ना करूं, प्राइम मिनिस्टर से एग्री ना करूं, किसी और से एग्री ना करूं, बिकॉज बीइंग ए जर्नलिस्ट आई हैव माय ओन व्यूज़। हाँ जी, जो अच्छे काम है उनको मैंने हमेशा जो है वो प्रेज़ किया। ये अच्छा काम हुआ था हिंदुस्तान के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे अफसोस ये है कि ये कांग्रेस की सरकारें या और जो सरकारें बनी, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ये भाई 370 को लेके हमने क्या करना है। हमने तो कश्मीर को लगातार एक नसूर बना के रखा। अरे भाई, अब उसका ऑपरेशन हो गया। अगर वो नसूर का ऑपरेशन हो गया तो अब केमोथेरेपी जो है वो चलने दो। अब काहे को उसके बीच में दोबारा है जी एक और कैंसरस सेल लेके आना चाहते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ग्रुप बना है कल, और जिन्होंने ये कहा कि हम तो जी बाकायदा लड़ाई लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली करेंगे। ये मैं तो पिछले देखिए 1950 से यही बात सुनता आ रहा हूँ कि हम हर काम पीसफुली करेंगे, लेकिन मैंने उस पीसफुल मूवमेंट्स में बाद में बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानें जाते देखी हैं। ये पीसफुल मूवमेंट रहती नहीं है, क्योंकि जब मूवमेंट कोई बनाते हो आप, उसके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। बाकी ये है कि देखिए, अब आप लोगों ने बहुत राज कर लिया। अरे भाई, किसी और को आगे आने दो, इलेक्शन आएंगे हैं। आप पहले तो ये फैसला करो कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। आप अपनी उम्रें तो देखो,
अब्दुल्ला साहब हैं, मुफ्ती मैडम मुफ्ती, आप ये कहिए कि हम नए नौजवान आगे आएंगे, इलेक्शन आ रहे हैं, लड़ो, फिर लड़ने के बाद फिर क्या हुआ? अगर आप समझते हो कि आप जीत सकते हो, दोबारा जीत लो, लोगों का देख लो कितना है। मैं आज भी ये मानता हूँ कि जम्मू का जो एरिया है, लद्दाख तो चलो वैसे ही ख़त्म हो गया, अब जो जम्मू का एरिया है जी, उनमें तो वैसे भी इनकी इतनी बड़ी होंद नहीं थी पहले, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अब रह गया कश्मीर। मैंने खबरें पढ़ी हैं कि कश्मीर के लोग भी इनसे इतने दुखी हो चुके हुए हैं कि दे वुड लाइक देम टू गो समवेयर द अदर। राइट। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि डेमोक्रेटिक समाज है भारत का, और कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, उसमें भी वही डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। अब उन इलेक्शंस में हमने देखा अरसा दराज से कि इन फैमिलीज़ का होल्ड रहा, लेकिन डॉक्टर साहब आप याद कीजिए, बीच में ऐसे समय भी आए जब हुर्रियत वालों ने भी अपनी सरकारें बनाई, जब सेपरेटिस्टों ने भी अपनी सरकारें बनाई, वो भी काफ़ी लंबे अरसे पे रहे ऑन एंड ऑफ, लेकिन उनके बारे में मुझे ये पता होता था कि ये इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे वो जैसे भी थे मैंने हमेशा डिसएग्री किया हुर्रियत और सेपरेटिस्टों से, रादर आई मस्ट से आई हेट देम, लेकिन ये था कि हमें उनका पता होता था ये कहाँ खड़े हैं। ये जो हैं दोनों फैमिलीज, ये प्रो भारत भी होते हैं और भारत को ब्लैकमेल भी करते हैं। ब्लैकमेल ही आज तक इन्होंने किया। प्रो भारत का मतलब ये है कि ताकि ये हिंदुस्तान की जो रूलिंग पार्टियां हैं उनके बीच में से फ़ायदा उठा सकें, और फ़ायदा उठा के अपने घरों को और अपनी तिजोरियों को और ज़्यादा भर सकें। दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। राइट। हाँ जी। अदरवाइज मुझे ये बताइए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इनको छोड़िए जी, मैं आपको गुलाम नबी आज़ाद की बात बताता हूँ। हाँ। वो तो कांग्रेस लीडर, वो भी चीफ मिनिस्टर रहा। हाँ जी। इनके बेटे उमर फारूक रहे मिनिस्टर। हाँ नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर रहे। हाँ, वो तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। उससे पहले वो सेंट्रल में भी रह चुके हैं। राइट। व्हाट आई मीन कि वो शख्स अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो शायद किसी कॉरपोरेशन का इलेक्शन ना जीत सके। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो सेंटर की गवर्नमेंटें होती हैं, उनको खुश करके आप एक सेंटर ने, आम जो हिंदुस्तान के आदमी के ऊपर खर्च होता है वो होता है 700-800 रुपया या 1300 तक अब शायद पहुंच गया। कश्मीर में हर आदमी के पीछे 2800 to 3200 खर्च होता है। और पिछले जी 70 साल से इन लोगों ने सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा लिया है सेंटर से। अब टाइम आ गया, मैं समझता हूँ कि दैट वाज द बेस्ट मूव। आई कांग्रेचुलेट मोदी गवर्नमेंट ऑन दैट, जो उन्होंने अगस्त को 2019 को 370 ख़त्म किया था। मैंने उस वक्त भी बहुत तारीफ़ की थी। बिल्कुल सही। आज भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं मेंटली क्लियर हूँ कि येस इट शुड हैव बीन डन अर्लियर, पर नहीं हुआ, चलो अब हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आने वाले टाइम के ऊपर ये कश्मीर का इशू ही ख़त्म हो जाना है। देखिए 370 के बाद इमरान खान साहब पावर में आए, उससे थोड़ी देर पहले सही, और वो चिल्लाते रह गए सारी दुनिया को कि ये क्या हो गया, देखिए उन्होंने एनेक्स कर लिया। ये वही बात है जैसे क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था ना रशिया ने, सारी दुनिया ने शोर डाला, हुआ कुछ नहीं। राइट। हाँ जी, वो आज पार्ट एंड पार्सल हो। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो नसूर है, नसूर का मतलब जो ये एक बहुत बड़ा कैंसरस था, हाँ जी सर, ये ख़त्म कर दिया गया। एंड नाउ पीपल विल एंजॉय इन द कमिंग ईयर्स। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसी जो अलायंस बना है फारूक मुफ्ती फैमिलीज़ का, उस पर डोगरा फ्रंट ने क्या कहा, आप एक वीडियो क्लिप देखिए। डिक्लेरेशन एक धोखा है, उपकार डिक्लेरेशन एक फ्रॉड है। अपनी अब पॉलिटिकल समाप्तिकरण हो गया, उसको बजाने के लिए इकट्ठे हो गए।
मैं पूछना चाहता हूँ पार्लियामेंट के अंदर 370 को लेकर के कोई क्यों नहीं बोला, विधानसभा के अंदर थंपिंग मेजॉरिटी थी तब कोई क्यों नहीं उसके अंदर बिल पास करा। ये दोनों आपस के अंदर दुश्मन, अब अपनी ज़मीनी हकीकत बचाने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। इसलिए ये एक धोखा है गुप्ता डिक्लेरेशन, और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर जिस तरह जम्मू का कोई वहाँ नहीं है, जम्मू रीजन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जम्मू रीजन वाले तो 370 के समर्थन के अंदर हैं, श्रीनगर वाले 370 के समर्थन के अंदर हैं। अगर वो नहीं होते तो बाहर आते लोग, प्रोटेस्ट होता, कोई नहीं आया बाहर। लाइव सुपर चैट टैग टीवी का ब्रेन बस्ट में आप डॉक्टर रणवीर शारदा और मेरे साथ देख और सुन रहे हैं। मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा मज़ीद अपनी कमेंट्री इस बहुत ही सुलगते हुए इशू पर करेंगे, मगर मैं ये चाहता हूँ कि गुफ्तगू को एक थोड़ा सा नया एंगल देने के लिए फ़ारूक अब्दुल्ला के उन 2 क्लिप्स को आपके साथ शेयर करूँ जो उन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में बातचीत की। उससे बातचीत किसी और तरफ भी निकलती है, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर याद दिलाता हूँ, टैग टीवी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और उसके साथ साथ हमें ट्विटर पर। और जो हमारा टैग टीवी का डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए। ये आपका अपना चैनल है, आप हमें नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, आप अपने चैनल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी वजह से ये चैनल जो है वो चलता रहेगा। आप आज देखिए कि कितने चैनल यूट्यूब के ऊपर हैं, कितने आए और कितने चले गए, लेकिन ये पिछले 6 साल से लगातार आपकी सेवा में हाजिर है। आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। paypal.com/tagtv international paypal.me सॉरी जी हाँ जी हाँ paypal.me/tagtv international पर ज़रूर जितनी भी आप मदद कर सकते हैं आप हेल्प करिए। ये बार बार हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं और बातचीत को आगे चलाएंगे। मैं दोनों वीडियो क्लिप्स आपको ऊपर तले दिखाना चाह रहा हूं जो उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया, और उससे हम बातचीत को एक डिफरेंट एंगल की तरफ लेकर चलेंगे। Was he right? Or was Abdullah right to join this nation which had promised that everyone is equal? So sentiment for Kashmiri independence has grown sizably. Well, I think there is no doubt about it. It has grown, and if it continues to have this effect in the rest of India, where lynching and all these other things happen and Muslims are not trusted, you can keep the entire Indian army there and do what you like. Or one day this volcano will blow. How close has India come to losing Kashmir? Well, they have lost people. Today, when China is advancing on that other side, you know, many, if you talk to them, they would rather have Chinese coming in. Whatever one may say, they know what Chinese have done to the Muslims in their region. You're serious about this? I'm not serious about it. I am honest about it. I'm honest telling you what people do not want to listen. They would rather have Chinese than Indians. Yes. तो फ़ारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट, कि कश्मीर के लोग उनके मुताबिक चाइनीज़ को वेलकम करने को तैयार हैं। एंगल हम ये ले रहे हैं कि करण थापर जी ने एक तो इंटरव्यू ये किया और दूसरा इंटरव्यू उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मुईद यूसुफ का किया, और मुईद यूसुफ ने अपने उस इंटरव्यू में क्लेम किया कि हमें एक इनडायरेक्ट इनविटेशन मिली है भारत से बातचीत करने के लिए, और उन्होंने वही अपना कश्मीर का रेटरिक अपनाया। तो करण थापर जी ने यूँ लगा जैसे कश्मीर के मुद्दे को, यानी पाकिस्तान के नैरेटिव को दोबारा उठा दिया। डॉक्टर साहब, आपने छोटे छोटे क्लिप देखे? मैंने इंटरव्यू भी देखी। जी देखिए, बेसिकली बात क्या है
कि जब ये लीडर्स के पास पावर नहीं रहती वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस यंग एज में जो मेंटल बैलेंस है ना वो भी वर्ड्स के साथ थोड़ा सा हिल जाता है। तो जब वो मेंटल बैलेंस हिल जाता है तो फिर उनको ये नहीं समझ आती कि चाइना की वो बात कर रहे हैं, चाइना में तो 20 मिलियन मुसलमानों की जो हालत है, पहले आप उसके बारे तो बात करो। आप ये कह रहे हो कि हमारे मुसलमान चाइना को वेलकम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस, देखिए जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया था वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट विद इन कश्मीर बढ़ रही है। अगर विद इन कश्मीर बढ़ रही है तो जैसे हिंदुस्तान आज़ाद कराने के लिए लाखों ने अपनी जानें दे दी, करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाते थे महात्मा गांधी की एक आवाज़ के ऊपर, तो क्या हुआ 5 अगस्त 1919 से लेके आज तक 1.5 ईयर हो चला है। 1.5 ईयर में, चलो 1 साल ही सही, 1 साल में कितने लोग सड़कों पर आए, कितने लोगों के दिल में ये है हाँ जी कि हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन हम हिंदुस्तान के झंडे के अंदर नहीं रहेंगे। जब इस किस्म की गलत फहमी, पहले तो इनकी होंद कोई नहीं। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में दीज पीपल हैव, इनको कौन इंटरव्यू कर रहा है? हाँ जी, वो इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े चैनल्स में से बाहर हो गए हुए हैं। अच्छा, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी से नहीं है, सो कई बार थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए हैं जो नॉन थे मतलब जर्नलिस्ट, वो कोशिश करते हैं कि इस किस्म की चीज़ें लेके आएँ ताकि लोग हमें सुने, हमारी टीआरपी बढ़े और हमें जो हमारे तो सारे सच्चे मतलब लोग हैं जो हमें सुनते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि कम से कम इस दिन तो हमारी रेटिंग थोड़ी सी बढ़ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके जो दिमाग के इस वक्त पुर्जे हैं वो तकरीबन, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे वो अमर अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे गिलानी हो, चाहे अरे बीच में मार्क्सिस्ट CPM कहाँ से आ गए बताइए? अरे उनकी तो बिल्कुल ही होंद नहीं है, तो वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये होता है कहीं ना कहीं ये बैठ के, चलो बैठ के चाय पानी समोसे तो मिलेंगे, खाने को अच्छा तो मिलेगा उसके घर में, ये बातें जो है ना ये पॉलिटिक्स में अब नहीं चलेंगी, अब ये टाइम चला गया। Now they have to understand their time has gone. They should look for some new leadership and they should bring some new generation forward. बात देखिए, जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, फैमिलीज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी रही। मैं सॉरी, आई एम टेकिंग 1 or 2 minute एक्स्ट्रा। जी। हिंदुस्तान में जो फैमिलीज की प्रॉब्लम है वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान का हाल जो हुआ है जी, वो आज इस खतरनाक सिचुएशन पर है। अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली कश्मीर, बादल फैमिली पंजाब, मुलायम फैमिली यूपी, another मुलायम फैमिली इन बिहार, हाँ जी, another अपने वो उड़ीसा के जो नवीन पाटिल साहब हैं, हाँ जी, उनकी फैमिली। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए महाराष्ट्र में फैमिली, इसी तरीके से साउथ में देख लीजिए फैमिली। ये जो फैमिलीज़ की पकड़ है और अपने आप को अमीर बनाने का जोश है, और हिंदुस्तान के लोगों का अभी तक 72 साल में ये ना समझना कि ये फैमिलीज़ जो हैं ये हिंदुस्तान का भला नहीं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस की फैमिली जो है, हाँ जी, 1948 में जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद उन्होंने कम से कम 40 ईयर्स राज किया। क्यों नहीं ये फैमिली कहती कि नहीं, हमने अब बहुत राज कर लिया, आइए कोई आगे बढ़े। उनका लीडर कहता है कि मुझे फैमिली का नहीं आदमी चाहिए, और फिर छोड़ता नहीं। तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फैमिली का इशू है, फैमिलीज़ का इशू भी होता है, लेकिन अगर फैमिली में कॉम्पिटेंट लोग हों तो वो इशू नहीं होता। पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी इस पे भी बातचीत करेंगे, मगर यहाँ पर जो हमने आपको 2 वीडियो क्लिप दिखाए वो करण थापर के एक इंटरव्यू के हवाले से, जिसके मुताबिक कश्मीर में एक नई बहस ने जन्म लिया। और
करण थापर ने ही पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मुईद यूसुफ का एक इंटरव्यू किया। वो उसकी तो हम झलक नहीं दिखाएंगे, मगर उस इंटरव्यू में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा, वो हम एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे और ये सुपर चैट आगे बढ़ेगी। आप हमें कमेंट्स भी भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो जल्द ही हम उनको एड्रेस करना शुरू करेंगे, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर आप हमें 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखते हैं आज के शो में आखिरी वीडियो क्लिप, जिसमें भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहते हैं मुईद यूसुफ के उस इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में। Has India sent a message conveying desire for conversation to Pakistan? If true at all, when was it done? Also, is Kashmir still a topic of dialogue with Pakistan? What does India think of Yusuf's demand that Kashmiris must also be present at the talk? We have seen reports on the interview by a senior Pakistani official to an Indian media outlet, and he has commented on India's internal matters. As always, this is Pakistan's effort to divert attention from domestic failures of the present government and mislead its domestic constituents by pulling India into headlines on a daily basis. The official is well advised to restrict his advice to his establishment and not to comment on India's domestic policy. The statements made by him are contrary to facts on the ground, misleading and fictitious. As regards the purported message that was referred to, let me make it clear that no such message was sent from our side. डॉक्टर साहब, शायद आपने ये भी इंटरव्यू देखा हो जो मुईद यूसुफ का करण थापर ने किया। उसका ये करण थापर को फ़ायदा हुआ कि वो एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए। ठीक है, लेकिन वो पुराने जर्नलिस्ट हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, लेकिन हर एक को अपनी बात करने का हक होता है। BBC में काम किया हुआ है जी और बड़ी जगह पर ठीक है वो सब, लेकिन डॉक्टर साहब अब पुराने मीडिया आउटलेट्स के साथ जो काम करने वाले आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा है। ठीक है, मैंने तो पहले कहा। सवाल ये होता है कि आप का मंशा क्या है। जब मैं भी कभी बात करता हूं तो हम अपनी मर्जी की बात मुंह से कहलवाते हैं, ये स्टाइल होता है। वो अपनी मर्जी की बात मुंह से कहलवा रहे हैं, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि करण थापर जी जो अपनी मर्जी की बात मुंह से कहलवा रहे हैं वो कश्मीर के एक्सट्रीमिस्टों का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है। डॉक्टर साहब, मैं अब ये टर्न देना चाहता हूँ, आपसे ये गपशप करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम फ़ौरन अब क्वेश्चन भी लें। ये टर्न हमें अब देना चाहिए। हम ये तो कह रहे हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक समाज है, हम ये तो कह रहे हैं कि भारत में अब ये ख़ास तौर पर कश्मीर में भी इलेक्शन की बात हो रही है, ये हक होना चाहिए। हम ये तो कह रहे हैं कि ये नई लीडरशिप को लेकर आएँ। वहाँ पे बहुत सारी नई पार्टीज़ बन चुकी हुई हैं। जम्मू ऑलरेडी इनसे बाहर है, लद्दाख तो बाहर हो ही गया। अब श्रीनगर की बात है, वो जो मतलब ख़ास तौर पर वैली की सारी की सारी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे काफ़ी टेंशन रहती है। हाँ, खास करके बारामुल्ला अनंतनाग की तरफ तो जी बिल्कुल, और पुलवामा और ये सब। अच्छा ठीक है, इसमें ये रहता है, हुर्रियत वाले भी हैं, सेपरेटिस्ट भी हैं, सब कुछ। आपको लगता है कि नई लीडरशिप इमर्ज होगी? इन फैमिलीज़ को छोड़िए, देखिए नई लीडरशिप का इमर्ज होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ द कश्मीरीज। अगर कश्मीरी लोग ये चाहते हैं कि हमारा लाइफ स्टैंडर्ड आगे बढ़े, हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े, हमारे बच्चे जो हैं जी वो किसी ना किसी अच्छे पोजीशन पर लगें, इन जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनके सारे के सारे बच्चे या तो हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, या दुनिया की डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। सबके, नॉट ऑफ वन, एवरी वन, उन सब के लोन साहब के, और कईयों के बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाईएस्ट सर्विसेज में बैठे हुए हैं।
अगर आप कश्मीरी लोग चाहते हो कि आपका भी फ्यूचर ऐसा बढ़िया बने, आपके बच्चे भी सेट हों, यही लोग लूट के ना खा जाएं, तो आपको कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई नई जनरेशन की तरफ चलना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई अच्छे लोग आगे लेके आने पड़ेंगे। आप और मैं यहाँ बैठे नहीं ला सकते, ये तो उन्हीं को लाना है। ऑफ कोर्स। मैं एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने कहा फैमिलियों में कोई अच्छा आगे आ जाए। देखिए, फैमिलियाँ दो ही जगह पर आपको ज़्यादा मिलेंगी, या पाकिस्तान में या यहाँ पर या बांग्लादेश में। कनाडा में भी है? नहीं, कनाडा में एक ही देखिए, वही मैं बताने जी सही। कनाडा में बहुत कम फैमिली हैं जो आगे बढ़ी हैं। ऐसे तो अमेरिका में भी कैनेडी फैमिली, हाँ जी, कैनेडी फैमिली जो है और बुश फैमिली, वो दो रही हैं, लेकिन उनका उतना बड़ा नहीं रुतबा रहा इन द सेंस ऑफ कि कंट्रोल। ये जो मैंने फैमिली आपसे बात की है, जैसे आपकी भुट्टो की फैमिली है, नवाज शरीफ की फैमिली है, या अब मुझे तो यही 2-3 फैमिलियाँ नजर आती हैं। ये बहुत बड़ी दो फैमिली। ये फैमिलियाँ जो हैं, ये जब कब्जा कर लेती हैं तो इनमें से वो जो उनके जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हीं की सीख पे वो चलते हैं। ठीक। उनमें से बीच में से अच्छा कहाँ से निकलेगा? सो ये कहना कि उसमें से कोई अच्छा निकले, हो सकता है कोई ना कोई, देयर मस्ट बी समवन हु वुड कम आउट ऑफ इट, पर ये फैमिली स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ख़त्म होना चाहिए। और कश्मीर के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो फैमिली वाले इकट्ठे हुए हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, दे शुड बी टोटली रिजेक्टेड by people and they should not be allowed to have anything to do with the Kashmir affairs. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यही है, सवाल यही है कि वहाँ पे मूवमेंट्स ग्रॉस रूट लेवल पे आनी चाहिए। मीर जुनैद एक नाम है, एक उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो आगे आ रहे हैं। मैं उनके ट्वीट सुबह ही देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच ली। उसमें उन्होंने मीर जुनैद ने अपोज किया है इस गठजोड़ को। हाँ, इस गठजोड़ को उन्होंने कहा कि ये नुकसान बड़ा एक अच्छा उन्होंने जुमला कहा। उन्होंने कहा कि बात यह कि इनका गठजोड़ डार्क एजेस ऑफ 90s में ले जाएगा। ठीक है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब, कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो रही है, ये सब बातें चल रही हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि हमें देना भी शुरू कर दें। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बराज किशोर जी का, इफ़ पाकिस्तान स्टॉप्स रिटेलिएशन वर्ल्ड विल कम टू नो हु वायलेट्स सीज फायर एंड कश्मीरीज विल बी हैप्पी। एक तो ये है, एक हमारे प्रोड्यूसर दिखा रहे थे यश जी का। तो पहले इनका है कि सर जी, दे थिंकिंग आर्टिकल 370 and 35A is coming back with the help of China, as they are saying. Are they dreaming? Definitely they are dreaming. There is no doubt about it. चाइना के बारे में आज थोड़ी सी मैं जरूर बात करना चाहता हूँ, अगर हम ताहिर साहब जी बिल्कुल साथ मिली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना का भी इस वक्त जो रोल आ रहा है, जो उनके प्रेसिडेंट इस वक्त एक्सट्रीमली एग्रेसिव हुए हैं, हाँ जी, उनका रोल मैं ये समझता हूँ कि चाइना विल ट्राई with the help of Pakistan to create disturbance in Kashmir. Right. That उसके बारे में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। Right. China will do its best to create some or the other, हाँ जी, अपने लद्दाख में भी और कश्मीर वैली में भी वो ज़रूर कोशिश करेगा। और यही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अपने आंध्राचल प्रदेश में भी वो कोई ना कोई गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। देखिए, चाइना अपना वहाँ पे मैसी काम तो कर ही रहा है। हाँ। और ये 2-3 साल से ज़्यादा एग्रेसिव हुआ। हाँ। और ख़ास तौर पर चंद महीनों से, जब से ये कोविड का ज़माना शुरू हुआ, चाइना ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस का इजहार किया। पीछे वो थोड़ा सा रिट्रीट भी कर जाता है जब देखता है कि अब भारत वो वाला 62 वाला भारत नहीं है। वो टेस्ट करता है, वाटर को जैसे होता है ना टेस्ट करना, वो करता है। तो वो ये चल रहा है। चाइना ने बिल्कुल डॉक्टर साहब ये कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, और पूरी कौम को प्रेसिडेंट जी ने कहा, और कम्युनिस्ट पार्टी के रिसेंट एक एड्रेस में, कि जी आप पूरी कौम को जंग के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए कि अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी प्रेशर पड़ रहा है। जब से उन्होंने कोविड की जंग छेड़ी है चाइना ने, एटलीस्ट मैं सॉफ्ट वर्ड्स में इतना ही कहूँगा कि दुनिया को मिस इन्फॉर्म किया। इससे आगे क्या फाइंडिंग्स दुनिया को मिलती है चाइना के बारे में, वो एक अलग बात है। इस वक्त तक ये फाइंडिंग तो पक्की है कि चाइना ने दुनिया को मिसलीड किया, और वो वायरस जो वुहान से निकला बीजिंग तक तो ना पहुंचा, सीधा इटली आया पहले,
और फिर पूरे यूरोप में और अमेरिका में फैल गया। तो बहरहाल ये बड़ी अपनी जगह पे जो है ना बड़ी सस्पिशियस बातें हैं। देखिए, जब कोई वर्ल्ड लीडर जी जो कि हथियारों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ना 1933 का टाइम याद आ जाता है, जबकि हिटलर ने जर्मनी को टोटल अपनी पावर में ले लिया था, और किस तरीके से उसने आर्मामेंट की प्रोडक्शन शुरू कर दी। सारी दुनिया देख रही थी, सारा यूरोप देख रहा था, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या किया यूरोप ने? उसको रोकने के लिए 1930 सितंबर 1938 में जो चैम्बरलेन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, जो चैम्बरलेन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसको मिलने गए। राइट, मिलने गए, वहाँ पर उसको वार्न करने के बदले उसके आगे हाथ जोड़ के एक ट्रीटी करके आ गए कि लो जी उसने कह दिया कि मैं नहीं लड़ाई करूँगा, मैं लड़ाई नहीं चाहता। उसी वक्त स्टालिन साहब ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, उन्होंने भी ट्रीटी कर ली, अच्छा, दोनों ने जब ट्रीटियाँ कर ली तो वो ट्रीटियों को तोड़ना जानता था, जैसे चाइना जानता। मैं ये कहता हूँ कि हमें सबक वहाँ से सीखना चाहिए। जिस दिन चैम्बरलेन गया, अगले हफ्ते उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को कब्जा कर लिया, कोई कुछ नहीं कर सका। हाँ जी, बात यही करने गए थे, क्योंकि उस वक्त ये बात चल रही थी कि जो हिटलर है वो चेकोस्लोवाकिया को हड़प करने जा रहा है। बगैर एक गोली चलाए उन्होंने हड़प कर लिया। सेकंड निशान पोलैंड आ गया। यानी कि वर्ल्ड ने उस वक्त भी अपनी आंखें नहीं खोली। जब तक रशिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ, जब तक इंग्लैंड के ऊपर अटैक नहीं हुआ, उन्होंने लड़ाई में शामिल होने की भी बात नहीं की। बिल्कुल ठीक है। और अमेरिका ने भी सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी और सेकंड वर्ल्ड वार में भी, जब तक उनके ऊपर अपना हमला नहीं हुआ, तब तक उन्होंने वो वर्ल्ड वार में शामिल नहीं हुए। अब मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट जी हैं वो बहुत ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं। कोविड-19 का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जिस किस्म के वो बयान दे रहे हैं उससे ये लगता है कि एक अनदर हिटलर जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि यूरोप इस वक्त बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है इकोनॉमिकली कोविड-19 में। अमेरिका में जब तक इलेक्शन नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। सो ही हैज़ ए फ्री टाइम राइट ऑन हिज हैंड फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। हाँ जी, वो क्या, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। तो उस वक्त भी मैं चाहता हूँ ताहिर साहब इस पर ज़रूर बात करें जी। उस वक्त भी सबसे पहले अमेरिका को जापान को फ्री करना पड़ेगा कि जापान कैन प्रोड्यूस इट्स ओन वेपन्स एंड इट्स ओन सीरियस आर्मी। उनके पास वेपन वो प्रोड्यूस है छोटे छोटे, जी जी, हाँ जी, आर्मी भी है, लेकिन नॉट अप टू द एक्सटेंट विच दे कैन क्रिएट विद इन ए ईयर। पहले तो जापान को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा अपने आप से। इधर जर्मनी को भी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा कि भाई जर्मन आप मिलके यूरोप जो है आप भी कोशिश करो किस तरीके से हमने इसको रोकना है। ये अकेले एक कंट्री के पास का नहीं है, ये वी हैव टू बी टुगेदर, जिसमें इंडिया को भी शामिल करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, मैं तो कहता हूँ साउथ कोरिया, जी, जापान, इन सबको एक आंखें जो हैं खुल जाए। आई एम वेरी मच वरीड जी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम चाहे पढ़ाई किया, लेकिन हिटलर को मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा मैंने उसकी स्टडी किया। आज भी रात को हफ्ते में मैं एक बार सेकंड वर्ल्ड वार की, हिटलर का फॉल राइज की मैं ज़रूर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ। राइट। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था ये समझने की, ये बेवकूफ़ आदमी के इसका दिमाग कैसे हो सकता है कि 80 मिलियन आदमी मरवा दे और अपने देश को ख़त्म कर दे। दिस इज़ व्हाट जी इज़ डूइंग। मैंने तो सुना है कि विद इन its own party in China, people are very much worried about Z का जो इस वक्त ये एक्सपेंशनिज्म चल रहा है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी ये वाकई बड़ी गंभीर सूरत हाल है। उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये बात पक्की है। ये खबरें अभी ओपनली सामने नहीं आ रही, लेकिन जो हम बिटवीन द लाइंस रीड कर सकते हैं उसमें साफ लगता है। उसकी वजह ये होती है कि जी की इन जो है ना एक्सट्रीम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसियों की एंडोर्समेंट चाइनीज़ कम्युनिटी की तरफ से हरगिज़ हमें नहीं मिलती।
जो चाइनीज़ कम्युनिटी इवन कनाडा में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, दे ऑल आर अपसेट। हांगकांग आपके सामने मिसाल है, हांगकांग उनका हिस्सा होने के बावजूद इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट शो कर रहा है, वो ये चाहता है कि वो जो ट्रू डेमोक्रेसी है उनके साथ जुड़ें। डॉक्टर साहब, हम सुपर चैट में बातचीत कर रहे हैं और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। बराज किशोर साहब ने एक कमेंट की सूरत में, क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा, कमेंट है, वो कहते हैं कि जो Pakistan stops retaliation, world will come to know who violates ceasefire, Kashmiris will be happy। तो जो हम बात समझ पा रहे हैं इस कमेंट से वो यही है बराज साहब कि कश्मीरीज तो खुश होंगे जिस दिन वहाँ पे सीज फायर ट्रूली हो जाएगा, पाकिस्तान की प्रॉक्सी जंग ख़त्म हो जाएगी और दुनिया खुश होगी। और मैं ये जो रिटेलिएशन वर्ड है ना जी, रिटेलिएशन होती है अगर इंडिया अटैक करे तो वो रिटेलिएट करे। सो भाई साहब ये रिटेलिएशन नहीं है, ये तो वो अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर कश्मीर की तरफ से, हैं, उसकी इंडिया को रिटेलिएट करना पड़ रहा है, ना कि पाकिस्तान को। राइट। ये गिरीश कुमार जी ने जो हमें हर बार हम शुक्रिया अदा करते हैं, 101 रुपए की हमें सलामी देते हैं। वो इन्होंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, अगर शिवम साहब दिखाएंगे तो डॉक्टर साहब आप पढ़ सकेंगे। मैं अभी हिंदी को थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो खैर गिरीश कुमार जी का भी हम अभी एड्रेस करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारी इससे पहले ये MS कोई अकाउंट है यूट्यूब का, वो पूछते हैं कि हाउ डू यू थिंक द एंड विल टेक प्लेस फॉर पाकिस्तान एज अ कंट्री। देखिए बात यह है कि ये बड़ा एक चुभता हुआ सवाल होता है और पाकिस्तान ऑलरेडी 1971 में ख़त्म हो चुका है, ये हम भूल जाते हैं। चूँकि इतना बड़ा कंट्री था उस वक्त, 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम हो चुका हुआ है। अब पाकिस्तान का जो बाकी का हिस्सा है वो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वो चलता रहे ताकि उस रीजन में स्टेबिलिटी रहे, लेकिन जिस तरह के काम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी खुद ही कर रही है, बलोच कौम पे जो जुल्म व सितम हो रहा है, पश्तूनों पे जुल्म व सितम हो रहा है, सिंधियों पे, महाजरों पे, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो ये चीज़ें अगर और आगे बिगड़ती हैं तो फिर वो जो आपका ख्याल है कि टूट सकता है तो फर्दर टूट सकता है, यही मैं कहूँगा। बहरहाल आपके सवाल आ रहे हैं। पाकिस्तान तो रहेगा लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं जी, मतलब जो ऑलरेडी डॉक्टर साहब 2 टुकड़े हुए हैं तो पाकिस्तान का नाम तो खत्म हो जाना चाहिए था ना असूली तौर पर। चलिए वो पाकिस्तान, वो एक कॉरपोरेशन होती है डॉक्टर साहब, एक कॉरपोरेशन होती है। नेचुरली क्या होता है कि जब कॉरपोरेशन टूटती है तो वो कॉरपोरेशन का नाम चेंज हो जाता है। चलिए वो क्या फर्क पड़ता है। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये हम कह सकते हैं कि देखिए कंट्री जो बन जाते हैं ना जी, बहुत कम ऐसे कंट्री होते हैं जो कि किसी और कंट्री में मर्ज होते हैं आज के ज़माने में। राइट। हाँ, कंट्री के बीच में कंट्री बने, हमने देखा यूगोस्लाविया के 4 कंट्री, एक मंट्रो जो है वो सिर्फ 8 लाख आदमी है वहाँ पर, वो भी अलग कंट्री हो गए। तो दुनिया में अलग कंट्री जो है वो होते रहते हैं। हमने देखा रशिया के कितने टुकड़े हो गए, कितने छोटे छोटे कंट्रीज बन गए। दैट इज़ ए पॉसिबिलिटी। हाँ जी, लेकिन आई डोंट थिंक कि एज ए कंट्री फ्रॉम दैट पार्ट विल गो अवे एनीवेयर। राइट। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। गिरीश कुमार जी का डॉक्टर साहब आ गया क्वेश्चन हिंदी में। पशु कितने भी प्रासंगिक हो जाए तो भी कुम्हार के ही काम के होते हैं। हम तो कोई चैलेंज नहीं देखते। अब सिर्फ आपका वो लिखा नहीं, वो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि सिर्फ आपका नहीं, धन्यवाद है इनका, शुक्रिया इनका। उनका कहने का मतलब ये है कि जो बेसिकली पशु तो आप समझते हैं ना। जी। हाँ जी, ये कुछ भी कर लें, आखिर में जो कुम्हार है उसी ने उसके ऊपर मिट्टी ढो के अपने घड़े बनाने, बर्तन बनाने, पांडे बनाने। और अब तो हम कोई कहते टीवी देखते ही नहीं, क्योंकि आपके ही, अब मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि 24 घंटे टैग टीवी आपकी सेवा में हाजिर होता है। इसमें हिंदुस्तान की खबरें, पाकिस्तान की खबरें, दुनिया की खबरें, डिफरेंट प्रोग्राम्स, जैसे कि आप फ्राइडे को देखते हो ब्रेन बस्ट, इसी तरीके से मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, बड़े डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं 24 घंटे। भी कई बार मुझे लगता है
कम पढ़ते हैं टैग टीवी के लिए, क्योंकि इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं ताहिर साहब के माइंड में। इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उन आइडिया को 10% भी हम पूरा कर लें तो यू विल हैव एब्सोल्युटली ए न्यू थिंग इन द वर्ल्ड। प्लीज़ go to paypal.me/tag-tv international। जी जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग डॉलर्स के कंट्रीज़ में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, हाँ जी, वो अपनी करेंसी में कंट्रीब्यूट करें ताकि इस टैग टीवी की आगे बढ़ने वाली जो एक फैमिली है वो और बढ़िया आपके सामने रंग ला सके। और डॉक्टर साहब हमारे साथ 1000 से ज़्यादा लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। टैग टीवी सुपर चैट लाइव में संदीप जी का क्वेश्चन हमें नज़र आया, कैन इंडिया ट्रस्ट अमेरिका टू काउंटर चाइना? हाँ बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट सा ही जवाब दूंगा कि अब इंडिया ट्रस्ट कर सकता है अमेरिका पे, क्योंकि अब अमेरिका को भी चाइना का उतना ही कंसर्न है जितना किसी भी कंट्री को हो सकता है। सुपर चैट में बातचीत कर रहे हैं हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर। एक क्वेश्चन और सामने आया, राहुल गांधी का शादी नहीं हुई अभी तक, अब कहाँ से आएगी गांधी फैमिली का फ्यूचर? जी डॉक्टर साहब ये आप ही का जवाब बनता है। देखिए मैं तो फ्यूचर खत्म करना चाहता हूँ। नहीं मैं तो कहता हूँ गांधी फैमिली को अरे ये कौन सी 21st सेंचुरी में आप बात कर रहे हो? गांधी फैमिली को रिटायर होना चाहिए। गांधी फैमिली को उसकी शादी हो ना हो, आजकल की जो लड़कियां हैं वो फैमिलियों को कैरी करती हैं, ज़रूरी नहीं है लड़के कैरी करते हैं। राइट। सो ये जो कंसेप्ट है ना हमारे हिंदुस्तान में कि जी हमारी फैमिली ख़त्म हो जाएगी अगर लड़के ने शादी ना की, लड़के के आगे लड़का ना हुआ, तो लेट्स अज्यूम राहुल गांधी की शादी हो जाती है, उसके 2 लड़कियां हो जाती हैं, फिर मतलब ये कंसेप्ट जो है मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इससे बाहर निकलना चाहिए। दैट्स नंबर 1। और मेरी पूरी इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी अगर ज़िंदा रहना चाहती है, मैं कांग्रेस पार्टी के भी भले में हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ 2-3 अच्छी पार्टियाँ रहें हिंदुस्तान में, लेकिन गांधी परिवार को उससे टोटल का मतलब है टोटल डाइवोर्स लेना पड़ेगा। देन perhaps something may happen, otherwise that party is doomed in India। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी मैं देख रहा हूँ कि किसी ने पूछा RNR अकाउंट में कि मिखाइल गोर्बाचोव ने तो यूएसआर के वो उसको तोड़ा, क्या चाइना में कोई ऐसा लीडर या कोई वर्ल्ड में लीडर आएगा जो चाइना को ब्रेक कर सकेगा? देखिए बात यह है कि यूएसएसआर की सिचुएशन और थी। यूएसएसआर का मामला था कि वो एक सोवियत यूनियन की फेडरेशन थी, बहुत सारे मुल्कों का वो मुलम्मा था। चाइना की सिचुएशन ज़रा और है। चाइना एक सिविलाइजेशन के तौर पर एक पूरी की पूरी चाइनीज़ सिविलाइजेशन, उसके आगे कई एथनिक ट्राइब्स हैं जिसमें हैन ट्राइब सबसे बड़ा है। तो मसला ये नहीं है, हम कोई जोड़ तोड़ के कायल नहीं है, हम ये होते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं या जो भी सिविलाइजेशन है वो दुनिया में अमन की बात करें तो चलते रहें। गोर्बाचोव ने इसलिए सोवियत यूनियन को तोड़ने की बात की थी कि वो सोवियत यूनियन चूचू का मुरब्बा था और इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुके थे। मैंने पर्सनली देखा चीज़ों को। यही मैं कहना चाहता था कि वो उसने नहीं तोड़ा जी, उसकी जगह कोई भी होता वो खुद ही टूट जाना था। वो कंट्री जो था वो उस जगह पे पहुंच चुका हुआ था, एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेक। इट वाज देयर, नो वन कुड सेव इट। जो 17 कंट्रीज इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हड़पे थे वो रशिया थोड़ा था। बिल्कुल ठीक। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रशिया एंड सोवियत यूनियन। राइट। वो सोवियत यूनियन बना था, रशिया आज है। जो आज का देश है वो रशिया है। हाँ, रशिया का उससे अलग होना उस वक्त कंपल्शन थी, और चाइना एज ए नेशन, जैसे हिंदुस्तान, फिर तो खतरा जो है हिंदुस्तान को पहले होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बड़ी डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं। मैं समझता हूँ कि एक इनको सांस्कृतिक ढंग से जब जोड़ा जाता है, सारा इंडिया की एक जब संस्कृति एक होती है तो इंडिया जुड़ा रहता है। ऐसे ही चाइना जो है वो आई डाउट वेरी मच कि उसमें कोई ऐसा पैदा हो जो ये कहे माइकल लाल स्वाय एक वो जो मुस्लिम उघेर क्या एरिया विगर एरिया जो है हाँ, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ी सख्ती से दबा दिया गया। राइट।
बिल्कुल, हम आखिर में पहुंच रहे हैं आज के सुपर चैट में। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उसमें एड्रेस करें। डू यू थिंक, वीर जी लांबा जी ने क्वेश्चन भेजा, डू यू थिंक मोदी जी हैज़ लेफ्ट एनीथिंग फॉर अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अप्रॉक्सीमेटली 95% इंडियन डज नॉट नो करण जौहर एंड द वायर। जी, करण थापर हैं और वायर वाकई ठीक कहते हैं, ये हमारी तरह का एक यूट्यूब चैनल ही है, लेकिन हम तो यूट्यूब चैनल के राही आप तक वहाँ पहुँचते हैं। कनाडा, अमेरिका, यूरोप में हमारा 24/7 का लीनियर चैनल है। आप भी भारत में अगर हमारे टैग टीवी की 2 ऐप्स हैं, चाहे आप एप्पल टीवी पर या आईपी बॉक्स अगर आपके पास है, या आईफोन पे, या एंड्रॉयड बॉक्स में, या रॉको में, या इवन अमेज़ॉन फायर में, और इसके साथ साथ आप हमें रॉको में मैंने नाम ले लिया, आप हमें इन सब पर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप ऑलमोस्ट ऑल जो है ना प्लेटफॉर्म्स उस पर अवेलेबल है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, रॉको टीवी, एप्पल टीवी, आईफोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स और अमेज़ॉन फायर पर। तो आप हमारी ऐप्स दोनों टैग टीवी और टैग टीवी इंटरनेशनल के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं 24/7। वहाँ पे आप हमारा न्यूज़ चैनल आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपके साथ यूट्यूब पर अपनी न्यूज़ बुलेटिन्स भी शेयर करते हैं और टॉक शोज़ भी लाते हैं, मगर चैनल में बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो यूट्यूब पे भी नहीं जाता, और हम इंग्लिश में अपना कंटेंट बढ़ा रहे हैं आने वाले दिनों में, तो वो आपको आने वाले दिनों में जानकारी देंगे। 4-5 और क्वेश्चन रह गए हैं। शुड इंडिया actively encourage the independence of Balochistan and help break up पाकिस्तान? देखिए, मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, फिर डॉक्टर साहब की बात लेता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान के जो साथी हैं जो वहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उनका तो भारत से ही शिकवा है कि आप बात कर देते हैं, हमारी मदद नहीं करते। पाकिस्तान वालों का ये कहना होता है कि भाई ये सारी जो टेररिज्म उनके नज़दीक कोट अनकोट टेररिज्म होती है। वो कहते हैं जितना अनरेस्ट है बलूचिस्तान में, इसके पीछे भारत है। अब सवाल ये है कि मैं इसका यही एक हल देखता हूँ कि बलूचिस्तान वालों की अपनी स्ट्रगल है, और या तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको ह्यूमन राइट्स दें, अगर नहीं दे सकते तो फिर ये उनकी स्ट्रगल जारी रहेगी। मैं बड़ा क्लियर हूँ जी इस मामले में। जी। किसी कंट्री को किसी कंट्री में हक नहीं है जाके वहाँ पर लोगों को उकसाए, और वहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए आगे लेके लोगों को खुद उठना पड़ता है। मुहाजिर जो है वो इंडिया से बहुत नाराज़ हैं कि देखिए ये हमारी मदद नहीं करते। बलूचिस्तान नाराज़ हैं, ऐसे और भी कंट्रीज कल को नाराज़ हो सकते हैं। इंडिया का ये काम नहीं है। इंडिया का काम है अपने लोगों को लुक आफ्टर करना और अपने लोगों का स्टैंडर्ड बढ़िया बढ़ाना, एजुकेशन को आगे बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, हेल्थ सिस्टम को ठीक करना, ना कि किसी मैं इंडिया का ही नहीं, कोई भी कंट्री का कोई हक नहीं बनता किसी कंट्री में जाके उनके लोगों को उकसाए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल बात ठीक है, उकसाने की बात नहीं होती, लेकिन जब ह्यूमन राइट्स की एक ग्रॉस वायलेशंस होती है, जब बांग्लादेश का मामला हुआ था, जब उनके मैसिकर हो रहे थे उनका, तो वो फिर एक मुकाम आया था कि इंदिरा गांधी के पास शेख मुजीबुर रहमान गए। उन्होंने कहा कि आप एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि आप ये चाहती हैं कि हमारे और लाखों लोग मारे जाएं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जैसे बोस्निया हर्ज़गोविना में हुआ, अगर अमेरिकन ना जाते तो इतना बड़ा जीनोसाइड हो चुका होना था। देखिए, आपने वो बात की मुजीबुर रहमान साहब की। हिंदुस्तान में जहाँ पर उन्होंने आके थोड़ा सा इनको कन्विंस किया, वहाँ पर हिंदुस्तान के ऊपर खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ी हुई थी। 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी वहाँ आके बैठे हुए थे। बिल्कुल ठीक। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंदिरा गांधी एट दैट मोमेंट। सो समटाइम्स एक कंपल्शन हो जाती है टू इंटरफियर। बट मैंने जब हम कोई बात करते हैं ना, वो एक ब्रॉडर पॉलिसी की बात करते हैं। ब्रॉडर पॉलिसी में वी डोंट बिलीव इन एनीवन। मैं नहीं बिलीव करता। नहीं, मैं भी नहीं करता। देखिए, किसी भी फॉरेन कंट्री की इंटरफेरेंस को मैं भी हर सूरत रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन जब ये इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो जाए जैसे बोस्निया में हुआ, तो अमेरिकन गए, ठीक है ना। हमने सूडान में देखा ये आईसिस का मसला हुआ, ये मिडिल ईस्ट में रिसेंटली, अभी ये सीरिया में चल रहा है, तो वो ये और लिबिया का हुआ, ये रिसेंट। अच्छा, वो किसी कंट्री का नहीं रह जाता, वो वर्ल्ड का इशू बन जाता है। वर्ल्ड का इशू बनता है। वर्ल्ड का इशू बन जाता है तब बहुत लोग कंट्री जो हैं वो इकट्ठे मिलकर भी इकट्ठे जाते हैं। जी, आखिरी 2-3 सवाल जितने भी रह गए हम कोशिश करते हैं एड्रेस करें। जी,
कुनल जी ने पूछा वाई टू वेस्टर्न कंट्रीज मीडिया टारगेट इंडिया। देखिए मैं बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ, चूँकि हमारे भारत में बड़ी तरक्कियाँ हो रही हैं अपनी जगह पे, भारत में मीडिया बड़ा वीक है इंटरनेशनल इश्यूज़ को एड्रेस करने में। हम कोशिश कर रहे हैं करें, लेकिन हम ज़ाहिर है अपनी भाषाओं में करते हैं। जो हम इंग्लिश में अपनी चीज़ों को आगे लाएंगे वो आपके तावन से वो बातचीत चलेगी। अदरवाइज़ भारत इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है, मगर अपना नरेटिव इंटरनेशनल लेवल पे पेश करने में बिल्कुल फेल है। 869 से ज़्यादा चैनल्स हैं जी, और तकरीबन सारे के सारे चैनल एक ही रट लगाए हुआ है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। उनको चाहिए कि दे शुड कम विद अदर प्रोग्राम्स आल्सो, जिसमें वो वर्ल्ड का, यूरोप को डिस्कस कर सकें, नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर सकें, कैसे इनका आपस में मेल जो है वो हो सकता है। इसके लिए वहाँ का जो मीडिया उसको खुद सोचना चाहिए। दैट इज़ आई थिंक 100% आपने बिल्कुल नेल जो है वो कॉफिन में लगाई है कि मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ब्रिंगिंग दीज थिंग्स फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली जी। और क्वेश्चंस? करण जी, विल जो बाइडेन एंड कमाला हैरिस इंटरफेयर इन कश्मीर इफ डेमोक्रेट्स विन? खतरा है, क्योंकि कमाला हैरिस इस पे पोजीशन ले चुकी हुई है पहले भी। उन्होंने साफ कहा अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है शायद पेंटागन तो भारत के नहीं जाएगा पॉलिसी के ख़िलाफ़, लेकिन ये ख़तरा है कि कमाला हैरिस और इवन जो बाइडन भी, चूँकि वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इर्द गिर्द के लोगों से अनफॉर्चुनेटली, जल्दी वो शायद इस पे पोजीशन लेंगे। डॉक्टर साहब कोई कमेंट? मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, कमाला हैरिस ने भी और बाइडन में भी, कि हमारा बिल्कुल कोई ऐसी इच्छा नहीं है और ना हम ऐसा करेंगे। लेकिन देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन में देखेंगे होता क्या है। इलेक्शन के बाद जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है या कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, जो उनके पहले व्यूज़ हैं वो तकरीबन कई बार वो उन पर सोच भी नहीं सकते। थिंग्स डिफ़र। उस वक्त आपको बाकायदा पॉलिसीज़ के साथ चलना पड़ता है, एडवाइस के साथ चलना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि अमेरिका में पेंटागन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, और क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। सुरेंद्र जसरा जी ने, डॉक्टर साहब आपके लिए, व्हाट डू यू से अबाउट तिब्बत? सबसे बड़ी गलती थी जी जवाहरलाल नेहरू की 1956 में राइट वे तिब्बत को एक्सेप्ट करना। आई थिंक एट दैट टाइम इफ नेहरू वुड हैव स्टूड कि नहीं तो थिंग्स वुड हैव बीन परहैप्स डिफरेंट। वर्ल्ड जो है, मैं समझता हूँ इसमें वर्ल्ड की भी बड़ी वीकनेस है। वर्ल्ड ने भी राइट वे, यूरोप वाज द फर्स्ट कंट्री, हाँ जी तिब्बत को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पार्ट ऑफ चाइना। जहाँ पर हिंदुस्तान की गलती है वहाँ पर वर्ल्ड की भी बहुत बड़ी गलती है तिब्बत को चाइना का हिस्सा समझने में। सो अब मैं समझता हूँ कि तिब्बत जो है वो तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया चाइना ने। आप हैरान होंगे, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था जो उन्होंने पहले तो रेलवे लाइन जो बनाई है 4000 जी किलोमीटर की, रिसेंटली देख रहा था मोर देन 48% चाइनीज़ वहाँ पर बस गए हैं। और आने वाले टाइम में वहाँ पर 70% चाइनीज़ होंगे, 30% तिब्बतन होंगे। सो मतलब अब मुझे लगता है कि तिब्बत नाम का कोई ऐसी चीज़ नहीं रहनी आने वाले टाइम के ऊपर। हमारे पास 1-2 मिनट रह गए हैं। ये क्वेश्चन है, इंडियाज़ DRDO टेस्ट फायर्स 10 मिसाइल्स इन 30 days, व्हाट इट कैन बी रीज़न सो मच फास्ट? मुझे तो यही लगता है कि वो उनकी तैयारी थी और चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो पूरी दुनिया की फ़ौजें जो होती हैं वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाती हैं। ठीक है, जो आपने ठीक, मतलब कुछ ऐसी ही बात हमें नजर आती है। बिल्कुल ऐसी स्ट्रेंथ तो बनानी पड़ती है ऑफ कोर्स जी दुनिया में। हालांकि जितना फौज के ऊपर पैसा खर्च होता है बड़ी शर्म वाली बात है, लेकिन अब क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब ये देखिए कंट्री के लोग भूखे मर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के जी, और वो पैसा खर्च कर रहे हैं किसमें? मिसाइल्स में। अब चूँकि कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में जब से इंसान आया कॉन्फ्लिक्ट्स में जी रहा है, तो हम फ़ौज के तो ख़िलाफ़ नहीं होते, हम फ़ौज के तो बहुत हक़ में होते हैं। ख़ास तौर पर जो भारत की फ़ौज है वो तो बड़ी कुर्बानियाँ उनकी है, लेकिन वो फ़ौज भी बेचारे जवान जब आगे फ्रंट पे जाते हैं अपनी जानें देते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि अमन हो। अमन के लिए ही बहुत सारा काम हो रहा होता है, लेकिन ये दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है। जी, आखिरी सवाल।
Why Pakistani not accept the current issues in the country is going on? They're coming on TV news channel and spreading lies and saying all is going well in Pakistan and people are happy. What do you think? देखिए जो totalitarian states होती हैं उनका अनफॉर्चुनेटली यही स्टाइल होता है कि वो मानते ही नहीं कि उनके मसाइल क्या हैं, वो ये कहते हैं सब कुछ बढ़िया है। तो यही एक नैरेटिव है और इस नैरेटिव का नुकसान उन्हें ही होता है अल्टीमेटली। जब बहुत बुरा वक्त आता है तो फिर वो खुद ही घड़े में यानी खड्डे में गिरते हैं अनफॉर्चुनेटली। बस आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिन ने भी हमें क्वेश्चन भेजे हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने हमें paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर कंट्रीब्यूट किया उनके भी हम बहुत धन्यवाद दिए हैं। ये 24 घंटे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रोग्राम में ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे, जब भी आप देखें कि आपकी जेब में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं बैंक में, तो आप ज़रूर पेपाल के थ्रू कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि बड़ी जल्दी ही हम चाहते हैं कि इंग्लिश के भी प्रोग्राम शुरू हों, जिससे दुनिया के रादर दैन ओनली पाकिस्तान और इंडिया, दुनिया के और लोग भी टैग टीवी को एंजॉय कर सकें, क्योंकि हमारे बहुत दर्शक हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में और कनाडा में भी। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और ताहिर साहब CEO जी, आप जानते हैं कि इस टैग टीवी के और इनके जो विचार होते हैं उनको तो आप लाखों लोग पसंद करते हो। आखिर में ताहिर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथियों। डॉक्टर साहब आपका तो शुक्रिया है ही है। तो आपका शुक्रिया, आपने हमें सुपर चैट लाइव में हमारे साथ हमारे हौसले बंधाए रखे अपने कंसर्न्स, कमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस की सूरत में। और आप हमें paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल यूट्यूब पे। जो भी यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब नहीं कर सके, फेसबुक पर लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ट्विटर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज सुपर चैट विद मी एंड डॉक्टर रणवीर शारदा एट टैग टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.